Hello, student. Welcome. Dear student, today we are going to discuss chapter number 3, class 9 science, atoms and molecules. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एटम के बारे में जो बात की गई थी, अराउंड 500 BC, an Indian philosopher Maharshi Kanad postulated that if we go on dividing the matter, that is Padarth, we shall get smaller and smaller particles. And ultimately, a stage will come when we shall come across the smallest particles beyond which the further division will not be possible. And he named these smallest particle as परमाणु। यानी महर्षि कनाद ने क्या कहा कि जब हम किसी मैटर या पदार्थ को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसके बाद उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाते हैं, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने परमाणु कहा। अराउंड द सेम एरा, द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस एंड लिसिपर्ड्स suggested that if we go on dividing the matter, a stage will come when particles obtained cannot be divided further. And Democritus called these indivisible particles atoms. यानी सेम वही बात जो है वो डेमोक्रिट्स एंड ल्यूसिपस ने कही थी कि जब हम किसी मैटर को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसके बाद उस मैटर का फर्दर डिवाइडेशन पॉसिबल नहीं होता है, और उस स्मॉलेस्ट इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स को उन्होंने एटम कहा। दैट मीन्स इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स। एटम का जो मीनिंग था वो था इनडिवाइजिबल, यानी जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सके। बाय द एंड ऑफ 18th century, the scientists recognized the difference between the elements and compounds and naturally become interested in finding out how and why element combined and what happened when they combined. 18th century के एंड में डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्योर सब्सटेंस के 2 टाइप्स होते हैं उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट किया, और ये देखा कि जब एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे होता है, और जब वो कंबाइंड होते हैं तो क्या होता है, वो सारी चीज़ें स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। एक साइंटिस्ट थे एंटोइन लेवोइजर। He laid the foundation of the chemical science by establishing the 2 important law of chemical combination. एंटोइन लेवोइजर ने केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड 2 लॉज प्रपोज किए थे, और सबसे पहले जो केमिकल साइंस की स्टडी में जो स्टार्टिंग फेज थी वो एंटोइन लेवोइजर ने की थी। इसीलिए एंटोइन लेवोइजर को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। अब जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस थे वो क्या थे? फर्स्ट आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसे एंटोइन लेवोइजर ने प्रपोज किया था। इट स्टेट्स दैट द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये लॉ कहता है कि जो मास है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रही है तो उसमें मास में कोई चेंज नहीं आता। दैट मीन्स वी कैन से दैट द मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सो दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस मीन्स दैट ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन the sum of the mass of the reactant and product remains unchanged. कोई भी रिएक्शन करवाते हैं उस रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो उस ड्यूरेशन में जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट लेते हैं उतना का उतना वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। दैट मीन्स मास में कोई चेंज नहीं आता है, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसके रिगार्डिंग एक एक्टिविटी है जिसको हम देखते हैं यहाँ पे। टेक सम सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन ए कॉनिकल फ्लास्क एंड
some barium chloride solution in an ignition tube. Hang the ignition tube in the flask by a thread and put a cork on the flask. Find the mass of the flask on a balance and then tilt the flask. A chemical reaction takes place and sodium chloride and barium sulfate are formed. Then again find the mass of the flask and we see that the sum of the mass of the reactant and the sum of the mass of the product remains same. That is, it remain unchanged. यहाँ पे हमने क्या किया, सोडियम सल्फेट जो है उसको कॉनिकल फ्लास्क में लिया और जो इग्निशन ट्यूब है उसमें हमने बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन को लिया, दोनों को हमने वे कर लिया तो मास यहाँ पे हमें मिल रहा है 300.23 ग्राम। उसके बाद हमने कॉनिकल फ्लास्क को टिल्ट किया तो उससे क्या होगा, जो इग्निशन ट्यूब के अंदर जो बेरियम क्लोराइड है वो सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स हो जाएगा और जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ मिक्स होता है तो इनके बीच में एक केमिकल रिएक्शन होगी और उस केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। अब जो बेरियम सल्फेट यहाँ पे बन रहा है वो व्हाइट कलर का यहाँ पे पाउडर फॉर्म में जमा होता है और साथ में जो सॉल्यूशन फॉर्म में है वो आता है NaCl। तो रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब रिएक्शन कंप्लीशन के बाद दोबारा से जब इसका वेट हम लेते हैं तो सेम वही वेट हमें मिलता है 300.23 ग्राम। तो ये जो मास था ये तो बिफोर द रिएक्शन था, मीन्स रिएक्टेंट का मास था, और ये जो मास हमने लिया है अभी ये है आफ्टर द रिएक्शन, मीन्स मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो दोनों सेम आ रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो फॉलो हो रहा है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन था, कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड इसके बाद आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस लॉ को साइंटिस्ट थे जोसेफ प्राउस्ट, इन्होंने प्रपोज किया था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट स्टेट्स दैट in a chemical compound the elements are always present in a definite proportion by mass। किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो अपने मास के एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर मास। फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर का हमें पता है केमिकल फॉर्मूला उसका लिखते हैं H2O। It always contains the two element that is hydrogen and oxygen combined together in the same ratio of 2:16 or 1:8 by mass। यानी कि जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:16 या 1:8 by mass combined होते हैं तो वाटर फॉर्मेशन करते हैं। That means if 9 gram of water is decomposed then we get 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो एक फिक्स्ड रेशियो है कि वाटर जो है उसमें 1:8 रेशियो में ही वो प्रेजेंट होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर। चाहे हम रेन वाटर की बात करें, चाहे अंडरग्राउंड वाटर की बात करें, चाहे सी वाटर की बात करें, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो हमेशा क्या रहता है, 1:8 रहता है। सिमिलरली इन अमोनिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका NH3, it always contains the two element nitrogen and hydrogen combined together in the same ratio of 14:3 by mass। कि अगर 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन combined with 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन then it gives 17 ग्राम ऑफ अमोनिया। या हम ये कह सकते हैं if we decompose the 17 ग्राम ऑफ अमोनिया then we get 14 gram of nitrogen and 3 gram of hydrogen। तो एक फिक्स रेशियो में जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमने वाटर का फॉर्मूला लिखा H2O और अमोनिया का जो फॉर्मूला है वो होता है NH3। तो मास रेशियो यहाँ पे होगा 1:8 रेशियो और यहाँ पे हो जाएगा 14:3, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये है सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या इसको हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। और इस लॉ को प्रपोज किया था जोसेफ प्राउस्ट ने।
अब इन दोनों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के बाद एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, जिन्होंने एटम को एक्सप्लेन किया था, मींस एटम को डिफाइन करते हुए उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया था, जिसको कहा जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में उसने कुछ पॉइंट्स रखे थे जिनको कहा जाता है पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब वो पॉइंट्स क्या थे? फर्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि जो भी मैटर नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है, इट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स एंड दोज टाइनी पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड एटम, यानी इसने एटम को डिफाइन किया। सेकेंड, एटम्स आर इनडिवाइजिबल एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। जो टाइनी पार्टिकल्स एटम्स होते हैं वो इनडिवाइजिबल होते हैं, जिनको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, सो वी कैन नॉट क्रिएट देम और वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय देम इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर सिमिलर इन मास एंड प्रॉपर्टीज। एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी शो करते हैं इन मास एंड प्रॉपर्टीज। Atoms of different element have different masses and different properties. दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स में मास और प्रॉपर्टीज में कोई सिमिलरिटी नहीं होती है, मीन्स दे आर कंप्लीटली डिफरेंट इन मास एंड प्रॉपर्टीज। एटम्स ऑलवेज कंबाइंड इन ए स्मॉल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म द कंपाउंड। जब भी एटम का कॉम्बिनेशन होता है तो वो एक स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइंड होके कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं। In a given compound, the relative number and the kind of atoms are constant. किसी भी एक कंपाउंड में कितने टाइप के एटम्स होंगे और उनका रिलेटिव नंबर क्या होगा वो हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। जैसे कि H2O है तो उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स होंगे और उनका जो नंबर है वो 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन होगा। सेम इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होंगे। सो इन ए गिवन कंपाउंड द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट। तो ये इसके जो 6 पॉइंट हैं, दे आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब डाल्टन्स ने जो थ्योरी प्रपोज की थी उसमें उसने एटम को डिफाइन किया और एटम्स की प्रॉपर्टीज को बता दिया। फिर इसके बाद अगर एटम को हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी करें तो हम ये कह सकते हैं दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड रिटेन्स ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। कि किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो है, जो कि इंडिविजुअली या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, एंड इट रिटेन्स इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, इज कॉल्ड एटम। एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। एटम का साइज इतना छोटा होता है कि हम उसको किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, या हम उसके साइज को जो इमेजिन करते हैं वो इमेजिनेशन से भी छोटे साइज के पार्टिकल्स होते हैं। एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, यानी उसके सेंटर से लेके जो आउटर सरफेस है एटम की, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है एटॉमिक रेडियस, जिसको नैनोमीटर में हम मेजर करते हैं। और जो 1 नैनोमीटर होता है इट इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, या 1 मीटर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 10⁹ नैनोमीटर। फॉर एग्जाम्पल, द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का जो एटम होता है उसकी रेडियस होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो एटम जो है वो बहुत छोटे साइज का पार्टिकल है, यानी उसका साइज जो है वो हमारे इमेजिनेशन से भी छोटे साइज के होते हैं। अब जो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उन एटम्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, तो हर एक एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक सिंबल हम यूज करते हैं। सो इफ वी टॉक अबाउट द सिंबल्स ऑफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, देन
In modern concept, the symbol of element are represented by letters. The symbols of the some element are represented by one letter and the symbol of some other elements are represented by two letters. कुछ एलिमेंट को एक सिंगल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ को एक से ज्यादा लेटर से भी उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स टू लेटर्स भी उसमें यूज करते हैं. If the symbol has only one letter, it should be written as capital letter. And if the symbol has two letters, then the first letter should be capital and the second letter should be small letter. अगर एक से ज्यादा लेटर से हम उसको ले रहे हैं तो उस केस में फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होगा और सेकंड लेटर है वो स्मॉल होगा. जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम का सिंबल हम लिखते हैं Ca, जिसमें फर्स्ट लेटर C कैपिटल रखते हैं और A सेकेंड लेटर जो उसको स्मॉल रखते हैं. लेकिन अगर एक सिंगल लेटर से हम ले रहे हैं तो वो लेटर हमेशा कैपिटल रखा जाएगा. जैसे ऑक्सीजन के लिए O, नाइट्रोजन के लिए N, फॉस्फोरस के लिए P, सल्फर के लिए S, फ्लोरीन के लिए F, बोरोन के लिए B. तो ये सिंगल लेटर जो यूज करते हैं वो हमेशा कैपिटल रहेंगे. और एक से ज़्यादा लेटर अगर आ रहे हैं तो उस केस में फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल रहेगा और सेकंड लेटर है वो स्मॉल लेटर रहता है. अब जो डिफरेंट एलिमेंट हैं उनके सिंबल्स हम यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं. जैसे एल्यूमिनियम Al, ऑर्गन Ar, बेरियम Ba, बोरोन B, ब्रोमीन Br, कैल्शियम Ca, कार्बन C, क्लोरीन Cl, कोबाल्ट Co, कॉपर Cu, फ्लोरीन F, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, आयोडीन I, आयरन Fe, लेड Pb, मैग्नीशियम Mg, नियॉन Ne, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, पोटेशियम K, सिलिकॉन Si, सिल्वर Ag, सोडियम Na, सल्फर S, यूरेनियम U, जिंक Zn. तो ऐसे डिफरेंट एलिमेंट्स के सिंबल्स हमने यूज़ किए हैं. अब यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स के जो सिंबल्स हैं उसको बॉक्स में एनक्लोज किया है. जैसे गोल्ड है, आयरन है, लेड है, सोडियम, सिल्वर, पोटेशियम. ये ऐसे एलिमेंट हैं जिनका सिंबल जो है वो उनके लैटिन नेम से लिया गया है. एलिमेंट्स का जो लैटिन नेम है उसके लेटर्स को लेके इनका सिंबल बनाया गया है. जैसे गोल्ड जो है, इस गोल्ड का लैटिन नेम होता है ओरम, तो वहाँ से इसका सिंबल लिया गया Au. आयरन जो है उसका लैटिन नेम होता है फेरम, तो उसे सिंबल लिया गया इसका Fe. लेड है, इसका लैटिन नेम होता है प्लम्बम, तो उसे Pb लिया गया. पोटेशियम लैटिन नेम होता है इसका कैलियम, तो यहाँ से K लिया गया. सिल्वर लैटिन नेम होता है इसका अर्जेंटम, तो यहाँ से Ag लिया गया. सोडियम लैटिन नेम होता है इसका नेट्रियम, तो वहाँ से Na लिया गया. तो ज़्यादातर एलिमेंट्स के जो नॉर्मल कॉमन नेम जो हैं वहीं से उनका सिंबल्स लिए गए हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के लिए उनके जो लैटिन नेम है वहाँ से उनका सिंबल लिया गया है. तो ये कुछ एलिमेंट थे जिनके लैटिन नेम्स भी हम सिंबल के तौर पे यूज़ करते हैं. फिर नेक्स्ट इसके बाद आता है एटॉमिक मास. सिंपली अगर हम एटॉमिक मास की बात करें तो हम ये कह सकते हैं मास ऑफ एन एटम, कि किसी भी एक एटम का जो मास है वो उसका क्या कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है. सिंस द एटम्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड इट्स मास इज वेरी स्मॉल एंड डिटरमाइनिंग इट्स मास इज वेरी डिफिकल्ट. बहुत छोटे साइज के एटम होने की वजह से इनका जो मास है उसको ईजिली हम डिटरमाइन नहीं कर सकते. सो द मास ऑफ एन एटम इज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ ए स्टैंडर्ड एटम. तो इसीलिए किसी एक एलिमेंट का जो एटम है उसके मास को हम एक स्टैंडर्ड एटम के साथ कंपेयर करके डिटरमाइन करते हैं. द एटम विच इज कंसिडर्ड एज ए स्टैंडर्ड एटम फॉर कंपेयरिंग द मासेस ऑफ अदर एटम इज कार्बन 12. ये कार्बन 12 एक एटम है
जिसको हम एज ए स्टैंडर्ड एटम लेते हैं और उसके साथ बाकी एटम्स को कंपेयर करके उनका एटॉमिक मास डिटरमाइन करते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 इज 12U, एटॉमिक मास यूनिट। ये जो U है वो एटॉमिक मास की यूनिट होती है, जिसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास, जिसको पहले AMU एटॉमिक मास यूनिट भी कहा जाता था। तो कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है वो होता है 12U। तो इसके साथ बाकी एटम्स को कंपेयर करके उसका एटॉमिक मास डिटरमाइन करते हैं। वन एटॉमिक मास U, that is unified mass, is the mass of 1/12 of the mass of C12 atom। कि जो कार्बन 12 है उसके मास का जो 1/12 पार्ट होता है वो 1 AMU कहलाता है या 1U कहलाता है। सो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज the average mass of one atom of the element compared with the 1/12 of the mass of C12 atom is called atomic mass। किसी भी एटम का एवरेज मास जो कि कंपेयर किया गया है 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 एटम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉमन एलिमेंट्स जो हैं जिनके एटॉमिक मास की हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक मास होता है 1U। इसका मतलब हाइड्रोजन का 1 एटम जो है वो 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 के बराबर होता है। ऐसे कार्बन का एटॉमिक मास है वो 12 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 एंड कैल्शियम 40। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक मास यहाँ पे दे रखा है। एटम के बाद नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल। हम ये कह रहे थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे आइदर एग्जिस्ट एज ए इंडिपेंडेंटली और एग्जिस्ट इन द कंबाइंड फॉर्म। ज़्यादातर जो एटम्स होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं और उनकी जो कंबाइंड फॉर्म होती है वो क्या होती है, मॉलिक्यूल होता है। मीन्स ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड which exist independently and shows all the properties of that substance। किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और उसकी प्रॉपर्टीज को शो करता है वो कहलाता है मॉलिक्यूल। ए मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ 2 or more elements that are held together by the attractive forces। मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम्स ऑफ एलिमेंट हैं वो कंबाइंड होते हैं और उन एटम्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लगती हैं। सो वी कैन से दैट इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स that are held together by attractive forces। The atoms of same element or different element can join together to form a molecule। एक ही एलिमेंट के एक से ज़्यादा एटम भी कंबाइंड हो सकते हैं या अलग अलग एलिमेंट्स के एटम हैं वो भी आपस में कंबाइंड होकर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे मॉलिक्यूल्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड। If the atoms of the same element combine together to form a molecule, then we call it atom of an element। And if the atoms of different elements can join together, then they form a molecule of a compound। तो यहाँ पे देखो जैसे H2 है, 2 हाइड्रोजन एटम्स कंबाइंड हो रहे हैं, so it is a molecule of an element। ऑक्सीजन, 2 oxygen atoms are combining together, so it is also a molecule of an element। Nitrogen, chlorine, these are molecule of an element। But in another, nitric oxide or nitrogen oxide, NO, 2 different elements are combining together, that is nitrogen and oxygen, so it is a molecule of a compound। Water,
H2O, hydrogen and oxygen are combining together. Nitrogen dioxide, nitrogen and oxygen are combining, and carbon and oxygen combining to form carbon dioxide. So these are the molecules of a compound. So molecules are of two types, that is molecule of an element and molecule of a compound. The molecule of an element contains the atoms of a same element, and the molecule of the some element contain only one atom, and molecule of some element contain two or more atoms. जो molecule of an element है वो सिंगल एटम में भी हो सकता है उसमें, या एक से ज्यादा एटम्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो एक टर्म आती है एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट. एटोमिसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट. किसी भी एलिमेंट के वन मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं वो नंबर कहलाता है उसकी एटोमिसिटी. तो एटोमिसिटी जो है वो डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट होती है. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने ले रखे हैं. ऑर्गन, हीलियम, दीज आर मोनो एटोमिक एलिमेंट्स, यानी कि इनके मॉलिक्यूल में केवल सिंगल एटम प्रेजेंट होते हैं. इसी तरीके से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, दीज आर डाई एटोमिक मॉलिक्यूल्स, यानी इनके मॉलिक्यूल में दो दो एटम प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनका फॉर्मूला हम लिखते हैं O2, H2, N2, Cl2. फॉस्फोरस, 4 फॉस्फोरस एटम्स होते हैं, मीन्स इट इज टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल है. सिमिलरली इन सल्फर इट कंटेन्स 8 सल्फर एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, सो इट इज ऑल्सो ए पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल. ये तो सारे नॉन मेटल्स की बात कर रहे थे. इसी तरीके से जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स है वो मोस्टली मोनो एटोमिक होते हैं, जैसे सोडियम, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर. तो इनका जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो सीधे इनको हम NaFeAlCu इस तरीके से लिखते हैं. तो मेटल्स आर मोनो एटोमिक एंड सम नॉन मेटल्स लाइक हीलियम, ऑर्गन, नियोन, दीज आर मोनो एटोमिक. लेकिन बाकी जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डाई एटोमिक होते हैं, ट्राई एटोमिक होते हैं या पॉली एटोमिक होते हैं. सेकेंड है मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड. The molecule of a compound contains the atom of two or more different type of elements. The molecule of some compounds are, जैसे यहाँ पे compound लिया है water, H2O. The combining elements are hydrogen and oxygen. And the number of atom of each element, hydrogen 2, 1 oxygen. Second compound of is ammonia. The combining elements are nitrogen and hydrogen, 1 nitrogen and 3 hydrogen. Carbon dioxide, the combining elements are carbon and oxygen, 1 carbon and 2 oxygen. Hydrochloric acid, the combining elements are hydrogen and chlorine, so 1 hydrogen and 1 chlorine. Nitric acid, combining elements are hydrogen, nitrogen and oxygen, so 1 hydrogen, 1 nitrogen and 3 oxygen. Sulfuric acid, hydrogen, sulfur and oxygen. 2 hydrogen, 1 sulfur and 4 oxygen atoms are present in one molecule of a sulfuric acid. Next is the ions. The compounds containing metals and non-metal elements contain charged particle called ions. यानी ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, उनमें स्पेसिफिक पार्टिकल्स के ऊपर जो है वो चार्ज प्रेजेंट होता है. तो उन चार्ज्ड पार्टिकल्स को हम कहते हैं आयंस. सो एन आयन इज ए चार्ज्ड पार्टिकल हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. यानी ऐसे पार्टिकल्स जिन पे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उनको हम बोलते हैं आयंस. ए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड कैटायन एंड द नेगेटिवली चार्ज्ड आयन इज कॉल्ड एनायन. अगर किसी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको हम बोलते हैं कैटायन,
और अगर किसी पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम बोलते हैं एनाइन। तो एनाइन और कैटाइन जो है वो कंबाइंड होके जो कंपाउंड्स बनाते हैं, उन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। तो इस तरीके से चार्ज्ड पार्टिकल के कॉम्बिनेशन से भी कुछ आयंस है वो बनते हैं। इसके बाद एक टर्म है वैलेंसी। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट दूसरे कितने एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड होता है वो नंबर कहलाता है उसकी वैलेंसी। अब जो वैलेंसी है डिफरेंट आयंस की या एटम्स की, वो यहाँ पे टेबल में दे रखी है। जैसे सोडियम है, सोडियम एलिमेंट जब कंपाउंड फॉर्म में होता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दैट मीन्स वो एक कैटायन होता है और उसकी वैलेंसी है वो 1 होती है। पोटेशियम 1, सिल्वर 1, कॉपर 1, मैग्नीशियम 2, यानी इनके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वही क्या है, उसकी वैलेंसी है। तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वैलेंसी 2 है। कैल्शियम 2, जिंक 2, आयरन 2, कॉपर, अब यहाँ पे कॉपर जो है वो 2 वैलेंसी शो करता है, एक होती है +1 और दूसरी होती है +2। तो कॉपर 1 पे वैलेंसी 1 होगी, कॉपर 2 की वैलेंसी है वो 2 होगी। एल्यूमिनियम +3, आयरन +3, यहाँ पे आयरन के भी 2 वैलेंसी है, एक +2 है और एक +3 है। तो आयरन सेकंड एंड आयरन थर्ड। इसी तरीके से हाइड्रोजन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन +1 वैलेंसी, या हाइड्राइड फॉर्म में जिसको होगा तो वो -1 होगा। इसी तरीके से क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडाइड I-, ऑक्साइड O2-, नाइट्राइड N3-। तो ये कुछ नॉन मेटेलिक एनाइंस हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और ये सारे के सारे क्या थे, मेटेलिक कैटाइंस थे। इसके अलावा कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स भी होते हैं जिनके ऊपर स्पेसिफिक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे अमोनियम है, NH4+ होता है, यानी 1 नाइट्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन कंबाइंड्स and they gets 1 positive charge which is called ammonium ion. Similarly, hydroxide ion OH-, nitrate ion NO3-, hydrogen carbonate HCO3-, carbonate CO3(2-), sulfite SO3(2-), sulfate SO4(2-), and phosphate PO4(3-). तो ये कुछ कैटाइंस, एनाइंस एंड इनको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस, जिनकी वैलेंसी और चार्ज उनके ऊपर यहाँ पे हमने देखा है। अब इन कैटाइन, एनाइन या पॉली एटॉमिक आयन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं, उन कंपाउंड्स की फॉर्मूला राइटिंग जो करते हैं, यानी इनका जो केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से राइट करते हैं, तो वो यहाँ पे हम देखेंगे। सो टू राइट द सिंबल और फॉर्मूला of an element or ion, so that the symbol of the metal or the positive ion is on the left and the symbol or formula of the non-metal or negative ion is on right. जब भी हम किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें कैटायन को पहले लिखा जाता है यानी लेफ्ट में लिखा जाता है, और एनाइन जो है उसको बाद में लिखा जाता है यानी राइट में लिखा जाता है। राइट द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट और आयंस बिलो द एलिमेंट और आयन। तो सबसे पहले उनका नेम लिख लिया, नेम के नीचे हम क्या लिखेंगे, उनकी वैलेंसी लिखेंगे या उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो लिखेंगे। क्रॉस ओवर द वैलेंसी ऑफ द कंबाइनिंग आयन एंड द पॉलीएटॉमिक आयन शुड बी एनक्लोज्ड इन ए ब्रैकेट बिफोर राइटिंग द फॉर्मूला। कि जब भी हम पॉलीएटॉमिक आयन को यूज कर रहे हैं और उसका नंबर 1 से ज़्यादा है तो उसका नंबर लिखने से पहले उसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला राइटिंग कर सकते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले देखो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब यहाँ पे 2 एलिमेंट है हमारे पास,
एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा है क्लोरीन। तो दोनों को, हाइड्रोजन है वो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। तो हाइड्रोजन को पहले लिखा लेफ्ट में और क्लोरीन को राइट में लिखा। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनकी वैलेंसी या चार्ज लिखेंगे। तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज हम लिख रहे थे +1, क्लोरीन है उसके ऊपर चार्ज आ रहा था -1। अब उस चार्ज को हम क्रॉस ओवर करते हैं, यानी हाइड्रोजन का जो नंबर है वो क्लोरीन के ऊपर जितना चार्ज है वो होगा, क्लोरीन का नंबर है वो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है वो होगा। यानी दोनों को अगर हम कंबाइंड करेंगे तो 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन दोनों न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, क्योंकि कंपाउंड ओवरऑल क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या बन गया, HCl। सेम इसी तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो यहाँ पे एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा यहाँ पे ले रहे हैं हम सल्फाइड। हाइड्रोजन का सिंबल है H, सल्फाइड का लिखते हैं हम S। फिर इसके बाद वैलेंसी या चार्ज की बात करें तो हाइड्रोजन पे +1, सल्फाइड में सल्फर के ऊपर होता है -2। चार्ज को क्रॉस ओवर करेंगे तो हाइड्रोजन का नंबर है वो हो जाएगा 2, सल्फर का नंबर हो जाएगा 1। तो फॉर्मूला बन जाएगा H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का केमिकल फॉर्मूला है H2S। नेक्स्ट इसके बाद में आता है